नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस कर्णप्रयाग में। जैसे कि हम अभी तक अपनी जो उत्तराखंड की सीरीज़ जो हमारी चल रही थी उसमें हम डिस्कस कर रहे थे टिहरी रियासत को, और टिहरी रियासत के हमने जो अंतिम शासक का उल्लेख देखा वो नरेंद्र शाह, और नरेंद्र शाह के पश्चात इस राजवंश के जो 60वें क्रम के राजा हुए वो मानवेंद्र शाह। और मानवेंद्र शाह का शासनकाल एक ऐसा शासनकाल जब रियासत अपने अंतिम समय पे, और इस रियासत को जो भारत संघ है, भारत संघ में या आपके संयुक्त प्रांत में उसे मिला दिया गया था। तो इस तरीके से इस परमार वंश के और टिहरी रियासत के भी अंतिम शासक जिनका उल्लेख मिलता है, और वो 60वें क्रम के राजा जिनका उल्लेख मिलता है मानवेंद्र शाह के रूप में, मानवेंद्र शाह। और मानवेंद्र शाह का जो शासनकाल प्रारंभ हुआ वो 1946 से लेकर 1949 ईस्वी तक, ये छोटा सा कार्यकाल रहा, और लगभग एक ऐसा कार्यकाल जो कि इस राजवंश का विघटन काल रहा था। अब मानवेंद्र शाह के शासनकाल में ये चीजें थोड़ी सी जान लेते हैं क्या क्या उस समय हुआ था। भाई 1946 जब आते 1946 में नरेंद्र शाह के द्वारा जो राजगद्दी थी उसका परित्याग किया गया, और उन्होंने अपने जो पुत्र थे मानवेंद्र शाह उन्हें ये राजगद्दी दी और उनका राज्याभिषेक करवाया गया। इनका राज्याभिषेक आपका 1946 में किया गया, जबकि इन्हें पूर्ण रूप से जो गद्दी प्राप्त हुई वो 1947 में हुई थी। अब 1946 में जब राजगद्दी प्राप्त हुई तो उस समय टिहरी रियासत में सबसे बड़ा आंदोलन जो था वो प्रजामंडल के द्वारा किया गया था। अब प्रजामंडल की स्थापना हमने देखा था कि एक तो 1939 में हुई थी जिसको कि देहरादून में स्थापित किया गया था, लेकिन उसके अलावा जो टिहरी रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो 1941 में हुई थी। प्रजामंडल के सबसे बड़े नेता के रूप में श्रीदेव सुमन का उल्लेख मिलता है। श्रीदेव सुमन के अलावा परिपूर्णानंद पैनुली जी हो गए, दौलतराम कुकशाल जी हो गए, और नागेंद्र शकलानी जी, ये प्रमुख नेताओं के रूप में क्या मिलता है, इनका उल्लेख मिलता है। जैसे ही 1944 में श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई, जैसे ही वो शहीद हुए, उसके पश्चात प्रजामंडल का जो दायित्व था वो सबसे पहले नागेंद्र शकलानी के हाथों में दिया गया। लेकिन नागेंद्र शकलानी और ये लोग जो थे ये उग्रवादी दल के या उग्र स्वभाव के ये क्या थे, आंदोलनकारी थे। तो इन्होंने प्रजामंडल की मांगें जो अभी तक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना या जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये जो मांगे अभी तक श्रीदेव सुमन केवल शिकायत पत्रों के माध्यम से करवा रहे थे, तो नागेंद्र शकलानी और इनके साथ जो अन्य लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, इसे अब प्रबल रूप से आंदोलन करना इसके बाद शुरू कर लिया। अब जैसे ही 1946 में, याद रखिएगा 1946 में जैसे ही इनका राज्याभिषेक करवाया गया, तो मानवेंद्र शाह का राज्याभिषेक हुआ था 5 अक्टूबर 1946 को इनका राज्याभिषेक किया गया। अब राज्याभिषेक किया गया तो उसी समय जो आपका टिहरी रियासत था, इस रियासत में थोड़ा से प्रजामंडल और इनके मध्य क्या हो चुका था, थोड़ा समझौता हो चुका था। रियासत में जो आपका टिहरी रियासत में जो प्रजामंडल थी, इस प्रजामंडल को जो मान्यता दी गई थी वो अगस्त 1946 में दी गई थी। अगस्त 1946 में जो प्रजामंडल थी उस प्रजामंडल को रियासत में अपनी कार्रवाई करने के लिए उसको क्या मिल गई थी, स्वीकृति मिल गई थी। अब जैसे ही इसको स्वीकृति मिली तो उसके बाद आपका जो प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल की जो कार्रवाइयां थी या इस प्रजामंडल के जो भी कार्य किए जाते थे उसमें रियासत के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप न करने का इनके मध्य क्या हो चुका था, समझौता हो चुका था। अब 1946 में रियासत और जो आपका प्रजामंडल है उनके मध्य समझौता भी हुआ, और इस प्रजामंडल को रियासत में क्या मिल गई थी, 1946 में मान्यता भी मिल चुकी थी। अब जो प्रजामंडल था, हमने आपको कहा कि प्रजामंडल की जो बागडोर थी वो पहले श्रीदेव सुमन की मृत्यु होने के पश्चात प्रजामंडल की जो बागडोर थी वो नागेंद्र शकलानी के पास थी। अब नागेंद्र शकलानी जी और इनके साथ जो अन्य आंदोलनकारी थे, इन लोगों ने क्या किया कि 1946 के बाद इन्होंने जो डांग चोरा ये क्षेत्र था, कीर्तिनगर वाला जो क्षेत्र था, यहां पर कुछ कृषक आंदोलन हुए। अब कृषक आंदोलन हुए तो वहां पर प्रजामंडल के दो हिस्से हो गए। प्रजामंडल का एक हिस्सा ये चाहता था कि राजा की छत्र छाया में क्या किया जाए, उत्तरदायी शासन का निर्माण किया जाए। लेकिन 1946 का वो दौर कि जब भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ, और कैबिनेट मिशन ने अंतिम रूप से इस बात की स्वीकृति दी थी कि यहां पर संविधान सभा का निर्माण किया जाए। तो बहुत सारे लोग इस प्रजामंडल के ऐसे भी थे जो ये चाहते थे कि भारत में जिस तरीके से संविधान सभा का निर्माण हुआ है और देसी रियासत भारतीय संघ में मिल रही है, तो उसी प्रकार से टिहरी रियासत को भी भारतीय संघ में मिल जाना चाहिए। इसीलिए जब 1947 में
जब प्रजामंडल की बागडोर नागेंद्र सकलानी और इन लोगों के पास आई तो पहले इन्हें 1946 में गिरफ्तार किया गया। अब इनके द्वारा बहुत सारे आंदोलन यहां पर किए गए और आंदोलन बड़े उग्र थे, तो जिस कारण क्या हुआ कि ये जो नागेंद्र सकलानी और ये लोग थे, इन सभी को युद्धबंदी के रूप में यहां पर गिरफ्तार किया गया। अब गिरफ्तार किया गया तो जब 1947 में 1947 में जब मानवेंद्र साहा जी का राज तिलक किया गया, इस राज तिलक में जितने भी युद्धबंदी बनाए गए थे उन सबको रिहा कर दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि जो दौलत राम कुकसाल जी थे उन्हें इसमें रिहा नहीं किया गया था, जिस कारण क्या हुए कि नागेंद्र सकलानी और अन्य लोग वो भी क्या हो गए, आंदोलनरत हो गए। ठीक 1947 में ही 1947 में जो डांग चौरा क्षेत्र है, इस डांग चौरा क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ हो गए। अब यहां कृषक आंदोलन प्रारंभ हुए, प्रजामंडल की मांग है अलग चल रही है, लेकिन 1947 में ही जो सकलाना क्षेत्र है, तो सकलाना क्षेत्र के जो मुआफीदार थे वो ये चाहते थे कि जो ये उपद्रव इस समय प्रजामंडल के द्वारा करवाया गया है वो लोग क्या करें, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करें और जो सकलाना क्षेत्र है वहां के वो क्या बन जाए, अधिपति बन जाए। लेकिन समय की नजाकत को समझते हुए जो सकलाना क्षेत्र के मुआफीदार थे उन लोगों ने क्या किया, 1947 में रियासत में जो राजा थे, राजा का साथ न देते हुए उन्होंने इन आंदोलनकारियों का साथ दिया। इस तरीके से 1947 में सकलाना क्षेत्र भी किसके साथ शामिल हो गया, जो आंदोलनकारी थे उनके साथ वो भी शामिल हो गए। 1947 में ही भारत को आजादी प्राप्त हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत जैसे ही आजाद हुआ तो यहां के बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि हमें भी अब भारतीय संघ का हिस्सा बन जाना चाहिए। अब मानवेंद्र साहा के सामने यह था कि वो प्रजामंडल को भी मान्यता दे चुके थे, उनकी बातों को भी मानने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने क्या किया, 1948 में, फरवरी 1948 में उन्होंने अपने यहां पर अंतरिम सरकार का गठन किया, क्योंकि मानवेंद्र साहा जी चाहते थे कि यहां पर उत्तरदायी शासन का निर्माण हो और जो भी यहां के लोगों की जो मांगे हैं कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उत्तरदायी शासन बने। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, 1948 में अंतरिम सरकार का गठन किया। इस अंतरिम सरकार के लिए आपका जो चुनाव करवाए गए, वो चुनाव करवाए गए थे 12 अगस्त 1948 को। अंतरिम सरकार बनी जरूर थी, ठीक है। इनमें से जो इनके अंतरिम सरकार में जब आपके बनाए गए थे मुख्यमंत्री, तो वो थे ज्योति प्रसाद जी क्या बनाए गए थे, अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। बाद में इसी अंतरिम सरकार को परिवर्तित करके वयस्क मताधिकार के आधार पर 12 अगस्त 1948 को रियासत में क्या करवाए गए थे, चुनाव करवाए गए थे। अब ये जो चुनाव हुए थे इसमें जो कुल सीटें रखी गई थी, 31 सीटें रखी गई थी और 5 सीटें जो प्रजामंडल थी उस प्रजामंडल के लिए सुनिश्चित की गई थी। उस समय कहा जाता है कि इस चुनाव में जो सबसे ज्यादा मतों से विजयी हुए वो प्रजामंडल के सदस्य हुए थे, ठीक। इन्होंने इस अंतरिम सरकार को किसी तरीके से चलाया था। लेकिन 1948 में ही क्या हुआ, एक आंदोलन हुआ था। 11 जनवरी 1948 को क्या हुआ, 11 जनवरी 1948 को जो कीर्ति नगर वाला क्षेत्र था यहां पर नागेंद्र सकलानी हो गए और इनके साथ जो आपके अन्य आंदोलनकारी थे उन लोगों ने क्या किया, जो कीर्ति नगर का न्यायालय भवन था, कीर्ति नगर न्यायालय, इस कीर्ति नगर न्यायालय भवन में उन्होंने क्या करवा दिया था, चारों तरफ से उसकी घेराबंदी कर ली। और कहा जाता है कि भीड़ में से किसी एक व्यक्ति ने उस न्यायालय भवन पे जो पेट्रोल बम था या आग जो थी वो इस न्यायालय भवन पे लगा दी गई, जिस कारण क्या हुआ कि जो आंदोलनकारी थे और जो पुलिस के कर्मचारी थे उनके मध्य मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ होते हुए आंदोलनकारी इतने ज्यादा थे कि यहाँ के जो पुलिस अधिकारी और जो एसडीएम कहे जाते हैं वो उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही वो लोग जो पुलिस कर्मचारी अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे तो उसी समय नागेंद्र सकलानी और इनके साथ दूसरे थे मोलू भरदारी और नागेंद्र सकलानी, वो भी उन जो अधिकारी थे उनके पीछे दौड़े और उन्हीं में से जो एसडीएम थे उन्होंने क्या किया, अपनी रिवॉल्वर निकाले और रिवॉल्वर से उन्होंने जैसे ही गोलियां चलाई तो एक गोली नागेंद्र सकलानी जी को और एक मोलू भरदारी जी को, इन दोनों को क्या हो गई थी, वो गोलियां लग गई, जिस कारण क्या हुआ, इन दोनों की उसी समय वहीं पर मौके पर क्या हो गई थी, हत्या, उनकी मृत्यु हो गई थी।
अब जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो जो भीड़ थी वो और ज्यादा उग्र हो गई और इस भीड़ ने पूरे टिहरी रियासत में क्या कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था। बाद में कहा जाता है कि जो नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी जी थे, इनकी जो शव यात्रा थी, इस शव यात्रा को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इन्होंने क्या किया था, उनको कीर्तिनगर से सीधे होते हुए ये जो रियासत थी उस रियासत तक ये लेके गए और भिलंगना और भागीरथी नदी का जो संगम था वहां पर उनको क्या दी गई थी, मुखाग्नि दी गई थी। जब ये शव यात्रा गुजर रही थी तो उस समय पूरी रियासत के जितने भी लोग थे उन्होंने इस शव यात्रा में अपना योगदान दिया और प्रजामंडल के साथ वो भी शामिल हो गए, जिस कारण क्या हुआ कि जो रियासत थी, इस रियासत में प्रजामंडल के जितने भी आंदोलनकारी थे उनका क्या हो गया, अधिकार हो गया। अब मानवेंद्र शाह तो चाहते थे कि उत्तरदायी शासन का निर्माण हो, लेकिन कहा जाता है कि मई 1949 तक उन्होंने क्या कर लिया था, जो रियासत थी उस रियासत के विलयीकरण करने का इन्होंने क्या कर लिया था, फैसला ले लिया था। अंतिम रूप से जब जो रियासत थी, इस रियासत में आंदोलनकारियों को शांत करवाने में मानवेंद्र शाह जी असफल हुए तो उन्होंने क्या किया, अंतिम रूप से 1 अगस्त 1949 को उनके द्वारा क्या कर दिया गया, जो टिहरी रियासत है इस रियासत का विलयीकरण कर दिया गया, इस रियासत का विलयीकरण कर दिया गया था। अब जो विलयीकरण जो पत्र था, क्योंकि उस समय जो देशी रियासत थे, इन रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उनका यही प्रयास था कि देशी रियासत ज्यादा से ज्यादा भारतीय संघ में मिले। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो टिहरी रियासत था, इस रियासत का विलयीकरण करने के लिए सरदार पटेल ने क्या किया था, जो टिहरी रियासत था इस रियासत में विलय पत्र भेजा और मानवेंद्र शाह ने भी अंतिम रूप से यह निर्णय ले लिया कि हमें इस रियासत को क्या करना चाहिए, भारतीय संघ में मिलाना चाहिए। इस विलय पत्र पर पहला हस्ताक्षर करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे परिपूर्णानंद पैन्यूली जी। इन्होंने क्या किया था, इस पे पहला हस्ताक्षर किया था और उसके पश्चात मानवेंद्र शाह ने जैसे इस पे हस्ताक्षर किया तो 1 अगस्त 1949 को जो टिहरी रियासत था, इस टिहरी रियासत को संयुक्त प्रांत के 50वें जिले के रूप में इसे स्थापित कर दिया गया, 50वां जिला इसे बनाया गया और जो टिहरी जिला था, इस टिहरी जिले को कुमाऊं मंडल में मिला दिया गया था, इसे कुमाऊं मंडल में मिला दिया गया था, उसके एक जिले के रूप में उसे स्थापित कर दिया गया था। तो इस तरीके से जो ये टिहरी रियासत था, यह टिहरी रियासत यहीं पर क्या हो गया था, समाप्त हो चुका था। और यहाँ के अंतिम राजा का जो उल्लेख मिला वो हमें मानवेंद्र शाह के रूप में मिला, जिनका शासनकाल 1946 से लेकर 1 अगस्त 1949 तक रहा और वहीं पर ये जो रियासत थी वो क्या हो गई थी, समाप्त हो चुकी थी। तो इस तरीके से पंवार राजवंश में हमने पहले शासक कनकपाल और अंतिम शासक मानवेंद्र शाह तक का क्या देखा था, शासनकाल देखा था। तो इस तरीके से हमारी जो ये उत्तराखंड की जो इतिहास की सीरीज थी वो यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, राजाओं का जो पूर्ण रूप से उल्लेख है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो आज की इस क्लास को यहीं पर तक रखते हैं। आगे की जो क्लास होगी, जो आगे की आपके एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनके बिहाफ पर या उन्हीं के पैटर्न के हिसाब से अगर हो सके तो हम जल्द से जल्द कोई जीएस की या किसी भी एक टॉपिक पे आपकी अगली क्लास जल्द से जल्द हम शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग इन टॉपिकों को, उत्तराखंड के जितने भी टॉपिक हैं उनको आप अच्छे तरीके से समझिएगा, उनको नोट कर लीजिएगा। यदि इनमें आप लोगों को कोई भी चीज़ गलत लगती है या कोई भी चीज़, कोई सवाल या कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप उसको कमेंट के ज़रिए हम तक पहुंचा दें। हम उस कमेंट के माध्यम से जो भी आप लोगों का प्रश्न होगा उसके जवाब देने के लिए आप लोगों को हम उसका पूरा जवाब या पूरा विवरण जो होगा वो आप लोगों तक पहुंचा देंगे। तो उसको आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर पहुंचाएं। ठीक है, तो आज की क्लास में इसको इतना ही रखते हैं। आप मिलते हैं आप सभी लोगों को अगली क्लास में। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।